नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि लगातार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का तांडव लगातार जारी है। पूरी दुनिया में 24 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हर रोज 1 लाख से ज्यादा मामले नए सामने आ रहे हैं और 1.5 लाख से ज्यादा मौत पूरी दुनिया में हो चुकी है। भारत की हम बात करें तो 18,000 से ज्यादा मामले सिर्फ भारत में सामने आ चुके हैं और 500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं 4,500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अब तक रिकवर कर चुके हैं, यानी कि कोरोना वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में वो केन्या के सामने कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसको लेकर सरकार की कुछ चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। आपको बताएं कि दिल्ली सरकार ने यह कोशिश की है कि वो मंडी को 24 घंटे खोला जाए, जिसके चलते भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। तो वहीं दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर है वहां पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। लगातार वो केंद्र तमाम क्षेत्रों में जो कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है उससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हम बात करें तो इसको लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में 78 ऐसे इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया है। वहां का जो स्थिति है वो स्थिति भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का जो तांडव है दिल्ली में खासकर देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है, इसमें यूपी भी शामिल है। तो वहीं इस तमाम स्थिति के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का अभी भी पालन नहीं कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर वो केंडिया ने एक अपनी गंभीरता दिखाते हुए इस खबर की गंभीरता को देखकर प्रमुखता के साथ में इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद उसका असर देखने को मिला है। इसी पर देखिए जो समीर सिद्दीकी, उनकी खास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दिल्ली पुलिस एक्शन में है और पूरी तरह थाना अध्यक्ष जो है वो एक्शन में आ चुके हैं। इस रोड पर तमाम जो हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे थे, ये वो रोड है जहाँ पे तमाम लोग इस रोड की धज्जियां उड़ाए थे। आज खुद थाना अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और उनके जवान जो मौजूद हैं वो लगातार इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पूरी तरह से है और किसी को भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। हम जानना चाहेंगे थाना अध्यक्ष की सर थोड़ा बताएंगे सर किस तरह से मतलब आप राउंड में निकले हैं सर। लोग यहाँ पर तमाम रोजाना करता हूँ, शाम को इवनिंग में, लेकिन लंबा चौड़ा एरिया करते हैं जी रोजाना करते हैं। तो आप रोजाना इस तरह के राउंड पे करते हैं सर, फिर भी लोगों से बात कर रहे थे यहाँ पर एरिया बड़ा है, एरिया को रोजाना बदलते रहते हैं, क्या करना इसका एरिया टाइम बदलते रहते हैं। देखिए खुद थाना अध्यक्ष लोगों को समझा रहे हैं, गलियों गलियों में जाकर समझा रहे हैं कि इस तरह से मतलब आप अपने घर में बैठिए और अपने घर में ही रहिए। तो ये हाल है यहाँ के लोगों का कि थाना अध्यक्ष के समझाने के बावजूद यहाँ पर समझाया नहीं, लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं इधर खड़ा हूँ, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है सीलमपुर और ये ब्रह्मपुर रोड है। इसी रोड पर जो जिस तरह से जो मीडिया में खबरें आई थी, इस रोड पे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की बात की जा रही थी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से रोड खाली है। लगातार हमने भी इस रोड पे कई लाइव किया है और लगातार इस रोड पर जो पुलिस की सख्ती है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए मेरे पीछे तमाम ये पुलिस इसके जवान हैं और सीआरपी के जवान हैं जो इस रोड को पूरी तरह से लॉकडाउन के मौके पे पूरी तरह खाली करा दिया गया है। ये देखिए मेरे पीछे किस तरह से जवान हैं और जो लोग को बता रहे हैं कि आप वो घर में रहिए, किसी भी तरह घर से बाहर ना निकलें हैं। और जो खुद यहाँ इस इलाके के थाना अध्यक्ष हैं वो खुद मौके पर हैं। आज हमने उनके साथ में जो इलाके का गश्त किया उन्होंने, वो भी हमने देखा। लोगों के ऊपर जो सख्ती की गई वो भी हमने देखा है। यहाँ पे तमाम मीडिया की जो बातें मीडिया में आ रही थी इस रोड को लेकर, आज वो कह सकते हैं एक तरह बेगाम लग चुका है उन खबरों को कि लोग बाग यहाँ से धज्जियाँ उड़ा रहे थे। पर अब पूरी तरह से ये रोड खाली है और दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है। आप देखिए तमाम दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो इसी तरह हैं। अब देखना ही है आने वाले वक्त में भी इसी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा या नहीं।
तो लॉकडाउन की खुलेआम जो वहां पर धज्जियां उड़ती नजर आई थी, इसको लेकर समीर खुद ग्राउंड जीरो पर थे। उनकी रिपोर्ट आपने देखी, आपने देखा कि वहां का हाल किस तरीके से देखने को मिला है। अब प्रयागराज का हम रुख करते हैं। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। अमित मिश्रा, प्रयागराज से क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है, विस्तार से बताएं। में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वही लोग निकल रहे हैं। प्रशासन भी तक से पूरा, मैं इस समय सुभाष चौराहे पे मौजूद हूँ। ये बहुत इलाका है, यहाँ पे काफी भीड़ रहती है, लेकिन अब स्थिति जो है एकदम सामान्य है। कोई भी यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे हैं। अमित मिश्रा, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि छूट मिलने के बाद में प्रयागराज की सड़कों पर खासा भीड़ देखने को मिली थी, अब क्या कुछ स्थिति उसको देखकर देखने को मिल रही है? इस कल की बात करें तो कल की स्थिति तो बहुत बेकाबू हो गई थी। काफी संख्या में लोग बाहर आ गए थे, लेकिन आज की बात करें तो आज की स्थिति जो है सामान्य एकदम बिल्कुल। कोई वही लोग निकल रहे हैं जिनके पास या तो पास है या तो जो जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। पुलिस की बात करें तो पुलिस भी काफी मुस्तैद है और लगातार सिपाही जो है और जो आला अधिकारी वो फील्ड पर दौड़ रहे हैं और किसी भी तरीके से किसी को छूट नहीं दे रहे हैं। जो भी निकल रहा है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई मनमानी करता है तो उसके ऊपर तमाम तरह की धाराओं से कहते हैं मुकदमा करने की बात करके कहते उनको डराते नहीं जी। लेकिन अमित मिश्रा, जिस तरीके से हम देखें कि प्रयागराज में लगातार इस तरह की स्थिति रही है, वहां पर सावधानी बरती जा रही है, बावजूद इसके कुछ जमाती हैं वो छिपे हुए मिले हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? यूनिवर्सिटी में इसमें प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात आज प्रयागराज की बात करें तो यही है कि एक प्रोफेसर थे जिन्होंने कई तबलीगी जमात के लोगों को अपने आवाज से कहते हैं और उनको शरण दिया हुआ था, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये लोग 21 तारीख को ही संज्ञान में आ गया था, उसमें कई तबलीगी जमात के लोग पकड़े गए थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन कल देर रात उनके ऊपर गिरफ्तारी की गई है। और लगभग संख्या बताए तो संख्या लगभग 30 लोग ऐसे हैं जो विदेशी और लोकल के लोग तबलीगी जमात में मिला करके 30 लोग को गिरफ्तार किया गया है जी। अमित मिश्रा, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि क्या प्रशासन को उम्मीद है कि और भी लोग ऐसे छिपे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार सख्त आदेश हैं कि कोई भी जमात से जो लोग आए हुए हैं उनको जाकर अपना जांच करानी है, चेकअप कराना है, फिर भी क्या और भी लोगों को छिपे होने की आशंका प्रशासन को है? जैसे लोग निकल करके पूरी यूपी की बात करें पूरे भारत में और सबसे ज्यादा यूपी में इन लोगों के कारण ही कोरोना के मरीज निकल के सामने आए हैं। ये कि कोरोना के बम बनते जा रहे थे, तो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इस पर लगातार सख्त है और लगातार निगाह बनाए हुए किसी भी तरीके की ढील इस पर प्रशासन नहीं करना चाह रहा है। अमित मिश्रा, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जो उनके करीबी थे, रिश्तेदार थे, उनके परिवार के लोग थे, क्या उनको लेकर भी प्रशासन कोई कदम उसको लेकर उठा रहा है? जी बिल्कुल कहते हैं प्रशासन उस पर भी नजर बनाया हुआ है। जैसे ही लोकल के लोग हैं, जैसे कि प्रोफेसर की बात कर ले तो प्रोफेसर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उनको उनके पूरे परिवार के साथ उनको क्वारंटाइन किया गया था, होम क्वारंटाइन किया गया था। तो इस तरीके से सबके ऊपर प्रशासन की नजर है। कोई भी लापरवाही करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाया हुआ है। और साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें अमित मिश्रा कि क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से भी इस मामले को लेकर प्रोफेसर के खिलाफ में कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी आधिकारिक रूप से कोई कार्रवाई की बात नहीं कही गई है, ना विश्वविद्यालय की तरफ से ना अधिकारी अभी कोई कर रहा है। बस गिरफ्तारी की बात आई है कि गिरफ्तारी किया गया है, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद उनको अस्थायी एक चर्चा चल रही है कि अस्थायी जेल में उनको रखा जाएगा। ये सारी की प्रक्रिया है, लेकिन हालांकि अभी आधिकारिक रूप की बात करें तो इसमें से आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं हुई है। अमित मिश्रा, जोन के हिसाब से हम जानने की कोशिश करें तो अभी प्रयागराज को किस जोन में रखा गया है? क्या वहां पर छूट मिलने की कोई उम्मीद नजर आती है? प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में इस वर्तमान स्थिति में तो कोई मरीज नहीं है। इससे उम्मीद जो है लोगों की उम्मीद भी है और उम्मीद इसलिए है कि प्रयागराज में कोई भी नहीं मरीज इस समय कोरोना का है, तो छूट मिलने की उम्मीद है और ग्रीन जोन में प्रयागराज रखा है। अमित मिश्रा, प्रयागराज में जिस तरीके से हम देखें कि एक मुस्लिम बहुल इलाके भी काफी हैं, वहां पर मुस्लिम समुदाय भी लोग रहते हैं, ऐसे में अब रमजान का पवित्र महीना सामने है, ऐसे में क्या इसको लेकर प्रशासन अभी से उन लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है कि वो लोग घर पर ही ईद मनाएं, घर पर ही रमजान की नमाज पढ़ें? जी बिल्कुल, प्रशासन लगातार बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज ऐसी एक जगह है जहाँ पे हर धर्म हर समुदाय के लोग रहते हैं। संगम इसीलिए कहा जाता है। और बात करें तो यहाँ पे हर धर्म हर समुदाय के लोग रहते हैं। प्रशासन लगातार हर धर्म गुरुओं से मिलकर के उनसे बात कर रहा है, चाहे वो हिंदू का त्योहार हो चाहे मुसलमानों का त्योहार, सबको समझा रहा है कि आप लोग आपसी कहते हैं कि ये स्थिति जो है ये किसी धर्म विशेष की स्थिति नहीं है, ये पूरे भारत में ऐसी स्थिति फैली हुई, इसके साथ सबको मिलकर सामना करना है। तो प्रशासन पूरी तरीके से लोगों को समझाने में जुटा हुआ है। जो धर्म गुरु है लगातार उनसे बात कर रहा है, उनसे मीटिंग कर रहा है कि उनको समझाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित मिश्रा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और हमारे साथ अपनी पूरी रिपोर्ट को साझा करने के लिए। अमित मिश्रा
प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि किस तरीके से फिलहाल प्रयागराज में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति बनी हुई है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो विश्वविद्यालय से जो लोग सामने आए थे, जिन लोगों को लेकर शिकायत मिली थी, पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में लिया, क्वारंटाइन सेंटर में उनको पहले ही डाला हुआ था, उनको लेकर भी कार्रवाई की, उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। हमारे साथ साहिल जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ में। साहिल, क्या कुछ अपडेट है चरखी दादरी से, विस्तार से बताएं। बताना चाहूंगा चरखी दादरी में जो दो मुख्य चौराहे हैं, रोहता चौक, परशुराम चौक का बस स्टैंड है, नवलजी बाईपास नाके हैं, वो भी एचएलएम नाके हैं, उनको अलग कर दिया गया है। वही दीवानी चरखी दादरी में पहले 2 केस मिले थे इंदौल गाँव में। इंदौल गाँव में 2 केस, एक केस मिलने के बाद वो फिलहाल सामान्य अस्पताल में ले जाया गया था, पर वो केस नेगेटिव आया था। फिलहाल कोई भी केस कोरोना का चरखी दादरी में नहीं है। फिलहाल राहत की खबर बड़ी है, चरखी दादरी में कोई भी केस नहीं है। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था क्या चुकंद है, मैं आपको दिखावा देता हूँ सुरक्षा व्यवस्था के कैसे प्रबंध किए गए। चरखी दादरी में कैसे पुलिस अपनी ड्यूटी बड़े ईमानदार से निभा रही है। 8 चौराहे पर जाने जाने की गाड़ी आती है उसको चेक किया जाता है, उसके बाद ही गाड़ी वाले को अंदर जाने दिया जाता है। हालांकि जो डीएसपी शमशेर सिंह भैया जी है, उनका कहना है बिना आई कार्ड और गाड़ी के चेक किए किसी भी शहर में अनुमति नहीं है। खासकर डीएसपी शमशेर सिंह का बयान है। साहिल, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, जिस तरह के आंकड़े वहां पर सामने आए हैं, ऐसे में छूट भी सरकार के द्वारा दी गई है 20 तारीख से। ऐसे में चरखी दादरी की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है, उसको लेकर क्या छूट देने को लेकर प्रशासन कोई इसको लेकर बातचीत कर रहा है, कोई कदम उठा रहा है? वही चरखी दादरी की बात की जाए, हालांकि जो दुकानें खोलने का ऑर्डर आया था चरखी दादरी में, किताबों की दुकानें और वैसी दुकानें, उनको खोलने का ऑर्डर आया था, पर मुश्किल आज भी गवर्नमेंट की वजह से उसको रोक दिया गया, उसको बंद करा दिया गया तुरंत ही। हालांकि 1 घंटे दुकान खुली थी, उसको तुरंत ही विभाग के द्वारा बंद करवा दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर कुछ मामले सामने आए थे, लेकिन उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में हालांकि वो भी नेगेटिव पाए गए हैं, उसको लेकर उन्होंने जानकारी साझा की है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से फिलहाल वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। जो पूरी तस्वीर थी वो उन्होंने आपको दिखाई, और तमाम जो पूरी रिपोर्ट वहां से यानी कि चरखी दादरी की थी वो आप तक पहुंचाई जा रही थी। आपको बता दें कि 250 से ज्यादा मामले अब तक पूरे हरियाणा के सामने आ चुके हैं। हरियाणा की हम बात करें तो जिसमें 14 इटालियन के मामले भी शामिल हैं। बिहार की स्थिति क्या कुछ है, बिहार को लेकर क्या स्थिति फिलहाल बनती नजर आ रही है? दिलशाद अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी रिपोर्ट के साथ में। दिलशाद अहमद, बिहार से कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी मोहित, बिहार में भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़े जो है बढ़कर 100 के पार हो चुका है। 42 से ज्यादा जो लोग हैं वह स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार सरकार और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उसके अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ये लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के जरिए वो लोग सभी हालातों का जायजा ले रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे जिले हैं जिन जिलों में लॉकडाउन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है और वहां पर जो अधिकारी हैं उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के लिए आने वाले समय में काफी दिक्कत और परेशानियों का सबब हो सकता है। फिलहाल चाहिए कि जनता भी लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सफल बनाए। अगर कहीं जिन जिलों में छूट नहीं है या जिन कामों में छूट नहीं है, अगर उस मामले में लेकर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए। तब जाके हम लोग कोरोना वायरस की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जो योद्धा लगे हैं वो जीत पाएंगे और कोरोना वायरस हार पाएगा। अन्यथा हालात धीरे धीरे दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और बिगड़ते जाएंगे। हालांकि अभी तक जो भी मामले आए हैं उन मामलों में बहुत ऐसे मरीज हैं जो लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। सिवान में सबसे ज्यादा मामला है, उसके बाद मुंगेर है, नालंदा है। इन इलाकों में लगातार पल्स पोलियो अभियान की तरह बिहार सरकार खुद स्क्रीनिंग करा रही है। सभी जो डाटा शीट तैयार किया गया उसमें तमाम तरह के सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन हैरानी करने वाली भी बहुत सारी खबरें हैं। बिहार में कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन जनप्रतिनिधियों के कारण लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है और नियमों को लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी मोहित। लेकिन साथ में दिलशाद अहमद, हम ये भी जानने की कोशिश करें, 20 तारीख के बाद में छूट कुछ इलाकों में दी गई थी, बिहार में इसको लेकर क्या कदम उठाया गया है और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस छूट का लाभ मिल रहा है? देखिए मोहित, बिहार में कुछ विशेष छूट की बात की जाए तो आम जनता के लिए कुछ विशेष छूट नहीं है। विशेष क्या, बिल्कुल छूट नहीं है। पहले जैसे लॉकडाउन का नियम था वैसे 3 मई तक रहेगा।
ये खुद अधिकारी और पदाधिकारी कह रहे हैं। लेकिन सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा का हुआ, नल जल योजना हुआ, 7 निश्चय योजना हुआ, जल जीवन हरियाली हुआ और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है, जिन वर्कों में छूट दिया गया है, लेकिन वहां भी काम करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको अपनाना है, वहां भी सभी नियमों को पालन जरूर करना है। जी मोहित। दिलशाद अहमद, सरकारी जो और बाकी के जो कार्यालय हैं क्या वो खुल चुके हैं, योजनाओं से जुड़े हुए हों या फिर लोगों तक उनके कामकाज करने वाले जो सरकारी जो कार्यालय हैं क्या वो खुल चुके हैं और वहां पर क्या नियमों का पालन किया जा रहा है? जी मोहित, सरकारी जो कार्यालय है वो खुल चुके हैं और वहां पर जो है वहां पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वहां के लिए भी कुछ नियम और कायदे कानून है। जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं या कुछ अन्य ऐसे जो कर्मचारी हैं जिनके लिए अल्टरनेट ऑफिस में आने के लिए कहा गया है, और ऑफिस आने जाने के दौरान जो नियम कायदे कानून है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, बचाव के लिए, उसको भी उन लोगों को अपनाने के लिए कहा गया है। लेकिन भाई कुछ खबरें हैं जो परेशान करने वाली हैं। जैसे अररिया में देखा गया है कि खुद एक अधिकारी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं और उनसे कोई वहां पर होम गार्ड चौकीदार बताए जा रहे हैं, पूछते हैं तो उनके साथ कैसे पेश आते हैं। अपने अधिकारी तौर पर वो रोब में आ जाते हैं और गार्ड के साथ गार्ड से बदसलूकी करते हैं, उनको उठा बैठक कराते हैं। इस मामले में खुद बिहार के मुख्यमंत्री संज्ञान लिए हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और कृषि मंत्री ने डॉक्टर प्रेम कुमार ने उस मामले पर जांच बिठाई है और जो अधिकारी इस तरह काम किए उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जी मोहित। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिलशाद अहमद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दिलशाद अहमद हमारे साथ जुड़े बिहार से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से फिलहाल वहां के हालात हैं, किस तरह की स्थिति है, उसके बारे में साथ में जानकारी उन्होंने ये भी दी है कि जो अरनिया की तस्वीरें सामने आई थी, एक अधिकारी को जो थे वो लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आ रहे थे, उनको होमगार्ड ने रोका, तो उसके बाद में अपनी ताकत का वहां पर उसका इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों ने जो गार्ड था, होमगार्ड था, उसकी उठा बैठक उसको लगवाई, उसके कान पकड़वाए, जिसके बाद एक बड़ा विवाद देखने को मिला। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर अपनी बात कही है, साथ में कृषि मंत्री ने भी इस मामले को लेकर एक्शन करने की बात कही है और काफी ज्यादा विवाद इसको लेकर देखने को मिला है। हैदराबाद का हम रुख करेंगे, तेलंगाना का हम रुख करेंगे, किस तरह की स्थिति फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है। दिलीप पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट के साथ वहां से जुड़ चुके हैं। दिलीप पवार, क्या कुछ पूरी अपडेट है तेलंगाना से, विस्तार से बताएं। जी मोहित, आपको बता दो, जिस तरह लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए गए। और अगर अब आपको बता दो, शनिवार देर रात जब मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 20 तारीख से जो डील दी जा रही थी उसमें कोई डील में कोई भी छूट नहीं दी गई। और अगर बात करें तेलंगाना के, तो इस वक्त आपके सामने 850 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। तो उसके बाद तेलंगाना सरकार जब देर रात जब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद से लगातार सिटी में सख्त कार्रवाई दिखाई दे रही है। और अब तक जो मामले सामने आ रहे हैं तो पुलिस भी सख्त कदम उठा रही है और उसके लेकर कहीं ना कहीं राज्य पुलिस भी केस दर्ज कर रही है। बिना कोई कारण के जो रोड पे आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अभी तक 70,000 तक गाड़ियां सीज की है और 50,000 लगभग केस दर्ज किए हैं। बिल्कुल दिलीप पवार, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से तेलंगाना सरकार ने सबसे पहले, इससे पहले भी लॉकडाउन को बढ़ाने का जो प्रस्ताव था उन्होंने ही सामने रखा था, लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग सबसे पहले इनकी तरफ से की गई थी और अब भी सबसे पहले और भी ज्यादा लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात साफ उन्होंने की है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से देश भर में जब कोरोना वायरस का फैल रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को बढ़ाने की बात की। तो आपको बता दूं, जिस तरह परसों देर रात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद से निर्णय लिया गया कि मई 7 तारीख को ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है। जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं उसके अगर परिणाम इसी तरह रहेंगे तो शायद ही इसको लॉकडाउन को और आगे भी बढ़ाने की बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो लॉकडाउन मई 7 तक बढ़ाया गया है मोहित। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश में तो उस तरह लगातार मामले आंध्र प्रदेश में भी सामने आ रहे हैं और आंध्र प्रदेश में 750 के ऊपर आंकड़े अभी सामने आए हैं। वहाँ पे ज्यादातर मामले कर्नूल और गुंटूर में सामने आ रहे हैं। जब अगर बात करें कर्नूल तो कर्नूल में 175 का मामला सामने आया और गुंटूर का 150 के ऊपर का आंकड़ा सामने आ रहा है। लगातार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों तेलुगु राष्ट्र में इस वक्त एक बोल सकते हैं कि आप दोनों राज्य को मिला के 1500 चिल्लर के ऊपर आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहाँ पे दोनों राज्य सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए रहे। और आंध्र प्रदेश में अगर जगनमोहन रेड्डी की सरकार करता तो इस वक्त रेड जोनों को लेकर बहुत कठिन परिणाम
दे रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं घरों से बाहर रोका जा रहा है। और अगर बात करें गुंटूर की, तो कल एक गुंटूर जिला में जब एक हादसा हुआ था, सुबह 8:30 बजे एक व्यक्ति जब मेडिकल शॉप से कुछ दवाई लेने जा गए तो पुलिस वाले उनको प्रश्न किया था, तो पुलिस वालों को उन्हें एक अलग ही जवाब मिला। तो कहीं ना कहीं पुलिस उसको कार्रवाई की थी और उसके दौरान उसको पीटने के बाद उसकी मौत भी हुई थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी, एक 300-400 लोग जब रोड पे आ गए थे, उसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। उसको लेकर राज्य सरकार पुलिस की ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करना पड़ा और उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य की सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। और अगर बात करें तेलंगाना की, तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरह पुलिस आज सख्ती से कदम उठा रही है। जब कल हैदराबाद के सीपी जी प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस किए थे, उसके बाद से लगातार जी आज जब मार्केट जब भी जी बिल्कुल, सभी बहुत बहुत धन्यवाद रेशन दिलीप की पवार दुकान तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, पूरी रिपोर्ट साझा करने के लिए। हमारे साथ हैदराबाद से दिलीप पवार जुड़े, उन्होंने पूरी रिपोर्ट साझा की है, तेलंगाना की, हैदराबाद की, और इसके साथ में आपको ये भी बता दें कि आंध्र प्रदेश के क्या कुछ आंकड़े वहां पर नजर आ रहे हैं, किस तरह के कदम वहां को लेकर वहां सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। दिल्ली की हम क्या कुछ स्थिति है, दिल्ली के बारे में हम जानकारी के लिए हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं। और समीर, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दिल्ली से है? आपकी रिपोर्ट अभी देखी भी कि किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन वहां पर किया जा रहा था, वो इंडिया की खबर का असर हुआ, और अब वहां पर खुद पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने जाकर वहां पर कार्रवाई की है, अब स्थिति साफ है। क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी 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 मोहित, मैं आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं आपके ट्रैक में रोड पूरी तरह खाली है और यहाँ पे 1-2 गाड़ियां ही निकल रही हैं। पुलिस ने पूरी आरएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि वो अब नहीं चाहते किसी भी तरह दिल्ली के अंदर लॉकडाउन की धज्जे उड़ाई जाए। हमारी जो बात हुई थी डीसीपी ने हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए यहाँ पे कार्रवाई की और यहाँ पे अब बसें तैनात कर दी गई है। किसी भी तरह दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होगा मोहित, क्योंकि लगातार ऑल इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है। उसका ही नतीजा है कि यहाँ पे लॉकडाउन की धज्जे उड़ाई जा रही थी, अब वो नहीं हो रहा मोहित। लेकिन साथ में समीर, ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से अब बाकी के इलाके जिनको ऑपरेशन शील्ड के नाम पर बंद किया हुआ है, सील जो इलाके किए गए हैं, उनमें किस तरह की स्थिति देखने को वहां पर मिल रही है? जी मोहित, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पूरी दिल्ली ही एक तरीके से सील कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वो सारे सील कर दिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का साफ निर्देश है कि कोई भी ना दिल्ली से यूपी जा सकता है या यूपी से दिल्ली नहीं आ सकता। चाहे दिल्ली बॉर्डर हो चाहे हरियाणा बॉर्डर हो, वो सारे सील कर दिए गए, क्योंकि कोरोना के जिस तरह दिल्ली में पैर पसार रहा है उसको लेकर दिल्ली सरकार बहुत सख्त हो चुकी है और उसी को लेकर दिल्ली के जो 11 जिले हैं, 11 जिलों के जो कम से कम 70 इलाके हैं जो सील कर दिए गए हैं, और सील करने के बावजूद लोग अपने घरों में अब वो अंदर हैं, किसी भी तरह वो नहीं वो आ सकते नहीं वो जा सकते, क्योंकि ये जवान है तैनात हैं। इन जवानों की वजह से पूरी दिल्ली को सिक्योरिटी में ऐसे बदल दिया गया है ताकि कोई बाहर का या किसी भी तरह का कोई गतिविधि दिल्ली में ना हो सके। कोरोना पेशेंट जितने भी दिल्ली के अंदर हैं, जिस इलाके में है वो उसी इलाके में है, जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं वो क्वारंटाइन में है, जो घरों में क्वारंटाइन किए गए हैं वो घरों के अंदर ही है। तो इसी तरह आप पूरी दिल्ली को देखते हैं, पूरी दिल्ली खामी में बदल दी गई है, पूरे जो बॉर्डर है पूरी तरह सील कर दिए गए हैं मोहित। आजादपुर मंडी की हम बात करें समीर, आजादपुर मंडी में तस्वीरें सामने आई, वहां पर काफी भीड़ देखने को मिली। सरकार ने ये कहा था कि 24 घंटे आजादपुर मंडी खुली रहेगी, वहां पर काफी जाम देखने को मिला है, उसको लेकर क्या जानकारी है? जय मोहित, मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से ऑडी इवेंट का जो दिल्ली में चलन चलाया था, इसी तरह जो आजादपुर मंडी के अंदर भी ऑडी इवेंट के लिए लागू किया गया था। और मोहित, जिस तरह से अब 20 तारीख को छूट दी गई थी, उस छूट को लेकर एकदम जो क्राउड आया, जो सामान आया, वहाँ पे जो सब्जियां आई, जो जितने भी ट्रक आए, इसको लेकर वहाँ ऐसा क्राउड हुआ जहाँ पर लॉकडाउन के धज्जे उड़ाई गई, क्योंकि लगातार लॉकडाउन के धज्जे आजादपुर मंडी में उड़ाई गई है। 20 तारीख के बाद, 20 तारीख से पहले जो दिल्ली सरकार ने ऑडी इवेंट का जो फैसला लिया गया था, उसके अंदर बहुत ही आसानी से प्याज का सामान ना मिल रहा था और इतना ना क्राउड था, ना कोई वहाँ पे मारा मारी थी। उनको साफ देखा जा रहा था, डिस्टेंस का भी वहाँ पे क्या रखा जा रहा था, जी बिल्कुल, सामान का भी। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। समीर सिद्दीकी हमारे साथ
जुड़े, उन्होंने दिल्ली का पूरा हाल बताया। साथ में ये भी जानकारी दी है कि किस तरीके से वहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। आजादपुर मंडी की बात हो या फिर तमाम वो इलाके जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन वहां पर देखने को मिल रहा था, उस पर वोक इंडिया की खबर का असर हुआ। खुद आजादपुर मंडी में आपको भी बताएं कि वहां की स्थिति जो है वो लगातार चर्चा में है, क्योंकि वहां पर खुलेआम अभी भी लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो वोक इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।